आज हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो हमने क्लास 9th में पहले पढ़ी थी। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कुछ चीज़ें बताई, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बोला कि मैटर जो है वो बहुत ही स्मॉल इंडिविजिबल पार्ट से बने हैं, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। सेकेंड थ्योरी में उन्होंने बोला एटम जो है वो सेम एलिमेंट्स के, उनकी शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ सेम होता है। ये बाद में गलत प्रूफ हुआ क्योंकि बाद में आइसोटोप्स आ गए थे। थर्ड में उन्होंने बोला कि एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके मास नंबर, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ डिफरेंट होता है। ये भी गलत बाद में प्रूफ हुआ क्योंकि आइसोबार्स आ चुके थे बाद में। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो पार्टिसिपेट करती है केमिकल कॉम्बिनेशन में। फिफ्थ नंबर पे उन्होंने बोला एटम जो है वो 2 और मोर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, और ये जो एलिमेंट्स है एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। सिक्स्थ में उन्होंने बोला एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, उनको ओनली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शंस जो है उनमें ओनली कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन नहीं होता, उनमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी होता है। रीअरेंजमेंट में जैसे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये रिएक्शंस भी कंप्लीट होती हैं। ये जो थ्योरी दी थी वो डाल्टन ने दी थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो डाल्टन अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फर्स्ट वन थी उसमें, जैसे कॉम्बिनेशन बाय मास वाला जो केमिकल कॉम्बिनेशन का रूल था, उसको तो इनके जो थ्योरी थी वो कंप्लीट कर पा रही थी, बाकी 3 रूल्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। गैसेस से रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में कुछ क्लियर नहीं था इस थ्योरी में। साथ में उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अलग अलग जो एटम्स हैं उनका मास नंबर, साइज, वैलेंसी अलग अलग क्यों होती है। रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे उसका। नहीं बता पाए थे वो कि कैसे एटम जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, क्यों होते हैं, रीज़न क्लियर नहीं कर पाए थे। साथ में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है इनको बाइंड अप करने के लिए, उस फोर्स के बारे में कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। साथ में वो कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे पार्टिकल्स के बारे में, एलिमेंट्स के, कि क्यों कंपाउंड बनाते हैं, किस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं, उसके बारे में कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था। ये 19th सेंचुरी में डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी। उसके बाद 20th सेंचुरी में रदरफोर्ड आ गए, जैसे नील्स बोर आ गए, जे थॉमसन आ गए, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इन्होंने इस थ्योरी को काफ़ी हद तक रॉन्ग प्रूफ किया, और उस 20th सेंचुरी में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में एटम्स के बारे में बताया गया कि किस किस तरह का इनका बिहेवियर होता है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एक बार पढ़ते हैं क्या है। एटम जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इंडिविजिबल में काउंट नहीं हो, उनको बाद में डिवाइड किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की फॉर्म में। सेकेंड नंबर, एटम जो है वो सेम एलिमेंट के वो सिमिलर होते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, चाहे उसका मास की बात करें, साइज़ की बात करें, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें। ऐसा डाल्टन की थ्योरी में बोला गया था। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में गलत, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में गलत साबित हुआ। इसके कुछ एग्जांपल्स आए, जैसे क्लोरीन 35 और 37 में मिलता है। कार्बन, इसका मास 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। मतलब एलिमेंट सेम है लेकिन उनके मास नंबर अलग अलग है। इनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ऐसे एटम्स जिनका सेम एलिमेंट्स का डिफरेंट एटॉमिक मास हो या फिर मास नंबर डिफरेंट हो, इस तरह के एलिमेंट्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये थ्योरी भी गलत प्रूफ हुई। थर्ड थ्योरी में डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। ये भी बाद में गलत प्रूफ हुआ क्योंकि हमारे पास कैल्शियम, आर्गन, इस तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनका मास नंबर सेम था। कैल्शियम और आर्गन दोनों का मास नंबर सेम है। इनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास सेम हो, इस तरह के एलिमेंट्स को आइसोबार्स बोला जाता है। एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शन, ऐसा डाल्टन ने बोला था। ठीक है। इसमें बाद में ऐड हुआ कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से बनते हैं, और यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो रिएक्शन कंप्लीट करवाने में हेल्प करते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो रेशियो है एटम्स का वो कंबाइन होता है एक फिक्स्ड और इंटरनल प्रपोर्शन में। तो वो फिक्स्ड प्रपोर्शन तो होता है बिल्कुल, लेकिन ये सिंपल बिल्कुल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, शुगर
वाटर एंड ऑक्सीजन। सो शुगर के 12, हाइड्रोजन 22 आइटम्स और ऑक्सीजन के 11 आइटम्स। तो ये मेरे पास एक होल नंबर रेशियो है, लेकिन इसको हम बिल्कुल भी सिंपल नहीं कह सकते हैं। एटम्स जो है वो वन एलिमेंट के वो चेंज होते रहते हैं दूसरे एलिमेंट्स में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी यूरेनियम जो है ये इसको बाद में कन्वर्ट किया जा सकता है प्लूटोनियम में। वैसे इस सन में हम ये रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन कंटिन्यूसली हीलियम बनाते रहती है सन में, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है सन में। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाना। सो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए इनके। 7th नंबर में द मास ऑफ एटम कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। जो मास है एटम का उसको हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। ये आइंस्टाइन इक्वेशन हमने पढ़ी है, E=mc²। सो जो बॉडी का मास है वो चेंज किया जा सकता है उसकी एनर्जी। ठीक है, सो ये थी हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद आए एवोगाड्रो। एवोगाड्रो ने गैसेस से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दी है। गैसेस से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दिए, जैसे हमने पढ़ा कि डाल्टन जो है वो क्लियरिफिकेशन नहीं दे पा रहे थे गैसेस से रिलेटेड रिएक्शन की। तो जो एवोगाड्रो आए इन्होंने गैसेस की रिएक्शंस के लिए काफ़ी क्लियरली एक्सप्लेनेशन दिया। इन्होंने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितने भी गैसेस हैं उनका इक्वल वॉल्यूम, उसमें इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट होते हैं एक सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे 1 लीटर लिया है। सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे 22.4 लीटर लिया है, मैंने तीनों गैसेस को 22.4 लीटर लिया है। सो अगर मैं 22.4 लीटर लेती हूँ तीनों गैसेस को, तो इन तीनों में ही इतने नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट होंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे H2। इसमें भी सिमिलरली 6.02 टू 10 की पावर 23, इसमें भी 6.02 टू 10 की पावर 23, यानी इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये रिलेशन हम याद रखेंगे। ये जो है एवोगाड्रो ने बता दिया गैसेस से रिलेटेड इक्वेशंस में। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास। सो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C12H22O11। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है शुगर का, ये शुगर का फार्मूला है। सो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन एंड 11 ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होना ज़रूरी है। सो एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1। सो हमने रख दिया 12, कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ पे रखा 12 प्लस 22, हाइड्रोजन का मास रखा 1 प्लस 11, ऑक्सीजन का मास रखा 16। 12 12 सा 144, 22 1 सा 22 और 11 इंटू 16 176। टोटल ऐड कर दिया 342 ग्राम्स, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने बोला था, इसीलिए हमने पीछे लगा दिया ग्राम। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का मास लेंगे। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं 1 कार्बन मॉलिक्यूल, सो 1 इंटू कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, सो 4 इंटू हाइड्रोजन, 12 1 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4, दोनों को ऐड कर दिया। 16 यूनिट जो है ये मास आ गया हमारा CH4 का। क्योंकि यहाँ पे हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट नहीं करने बोला था, इसीलिए हमने इसके पीछे में ग्राम नहीं लगाया है। ठीक है, सिमिलरली आगे हम देखते हैं, हमारे पास है कैलकुलेट 2.6 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें कैलकुलेट करना है 2.6 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स सल्फर डाइऑक्साइड का। सो कैलकुलेट मास कैलकुलेट करना है हमें। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं सल्फर 1 एंड 2
ऑक्सीजन्स, 2 ऑक्सीजन है मेरे पास। सो सल्फ़र का मास होता है 32 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16। सल्फ़र का मास 32 एंड ऑक्सीजन का मास 62 होता है, ठीक है। सो हमने रख दिया ऑक्सीजन का मास 16, ठीक है। सो हमने रखा 32, 1 सल्फ़र का है क्योंकि 2 इंटू ऑक्सीजन का मास है 16, सो 16 रख दिया। 16 2 ज़ा 30, 32 ऐड होके 64 यूनिट्स। अब हमने यहाँ पे समझ लिया कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास कितना है, 64 ग्राम्स है। अब हमें कितने ग्राम का निकालना है, 2.6 ग्राम का निकालना है, ठीक है। तो 2.6 ग्राम का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2.6 ग्राम का मास निकालने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.6 से, जिसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 166.4 ग्राम। अब आगे हम देख रहे हैं, हमें उसके लिए जो न्यूमेरिकल हम आगे देखेंगे वो हमें रिलेटेड मिलेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स या फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ये रिलेशन याद करना होगा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 एटम्स एंड ग्राम एटमिक मास। ये हमें रिलेशन याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इन अ सैम्पल कंटेनिंग 1 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एक बार हमने देख लिया है, ऊपर लिखा हुआ है, इसी रिलेशन को फॉलो करते हुए हम हमारे सारे न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करेंगे। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन इन अ सैम्पल कंटेनिंग 1 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स, सॉरी 1 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमें मालूम है, ऊपर दिए हुए सॉल्यूशन से अगर हम देखें तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन, ये हमें मालूम है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं 1 मॉलिक्यूल की वैल्यू निकालूं, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6.022 10 की पावर 23 मोल। क्लियर। हमने क्या किया, 1 मोल इज इक्वल टू, ये हमारे पास रिलेशन था, तो हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन की वैल्यू निकाल ली। 1 मॉलिक्यूल में कितने मोल्स होंगे, सो 1 अपॉन में 6.022 10 की पावर 23 मोल्स होंगे। अब मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया हुआ, 1 इंटू 10 की पावर 22 molecules of iodine is equal to 1 इंटू 10 की पावर 22 अपॉन में 6.022 10 की पावर 23। ऐसे समझ सकते हैं हम इसको कि यहाँ पर हमने बोथ साइडेड मल्टीप्लाई किया है 1 इंटू 10 की पावर 22। बोथ साइडेड मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ गया ये। सो देन 1 इंटू 10 की पावर 22 molecules of iodine is equal to, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, सो सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन में 6.022, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.0166, ठीक है। ओनली इतना ही आएगा, 0.66 मॉलिक्यूल, क्योंकि जब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 0.166 इंटू में 10 की पावर 22 माइनस 23। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है 0.166 इंटू 10 की पावर -1, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 0.0166 मोल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम रिलेटेड फार्मूला से। हाउ मैनी मोल्स एंड एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल्स ऑफ S8। S8 में निकालना है। सबसे पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं, 1 मोल
इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ये हमारे पास रिलेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन दोनों को लेकर। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे मेरे पास कितने मोल्स हैं? 0.1 मोल। तो देन 0.1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 की पावर 23। 0.1 को मैं लिख सकती हूँ 1/10 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8, ठीक है। हमने क्या किया है? दोनों साइड बोथ साइडेड मल्टीप्लाई किया है बाय 0.1। सो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.022 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ये 10 23 में जाके माइनस हुआ, 23 माइनस 1 22। इतने मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। अब मेरे पास क्या है? इन हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। तो हमने ये क्या फाइंड किया है? नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड किया है हमने। अब हमें क्या फाइंड करना है? नंबर्स ऑफ एटम। नंबर ऑफ आइटम फाइंड आउट करना है हमें। तो हमें दिख रहा है इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर हैज़ 8 एटम्स। क्योंकि हम देख रहे हैं ना S8 है, S8 यानी एक मॉलिक्यूल जो है सल्फ़र का उसमें 8 सल्फर्स एटम जो है वो प्रेजेंट है। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने के लिए 8 इंटू सल्फ़र S8। सो मेरे पास कितना है ये? 6.022 10 की पावर 22 मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो हमारे पास ये बन जाएगा 4.816 इंटू 10 की पावर में 23 एटम्स ऑफ सल्फर, ठीक है। सो हमने एक फॉर्मूले से ही सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट